नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। अब पूरी दिल्ली पुलिस सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, वो भी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड। उसका सीधा रास्ता विपक्ष की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। खबर ही कुछ ऐसी है, आपको याद होगा कि ठीक 1 महीने पहले सदन में भारी चूक हुई, सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई और सदन में कुछ नौजवान घुस करके पूरा स्मोक बम से, स्मोक कैंडल से धुआं धुआं उन्होंने कर दिया। जहां पर सदन के सदस्य बैठे थे, कार्यवाही जारी थी, उस बीच में ये चूक इतनी बड़ी खबर बन गई क्योंकि भारत के सदन में ये हुआ, देश विदेशों तक इसकी चर्चाएं हुई। उन तमाम नौजवानों को आरोपी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस आला अधिकारी पूरा अलर्ट मोड पर आ गए थे। पर अब उस मामले में बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। एक बड़ा बयान उन्हीं आरोपियों ने दिया है, वो भी अदालत के सामने, दिल्ली पुलिस के सामने नहीं, अदालत के सामने दिया है। उनकी पेशी थी कल, और कल जब पेशी के दौरान वो न्यायाधीश के सामने मौजूद थे, सीधे कहा कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि हम विपक्ष के नेताओं के नाम ले, उनके नामों को कबूले। आगे उन्होंने जो कहा वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। खबरें ये भी निकली है कि इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया है, कोशिश की गई है। एक और बड़ी बात उन्होंने कही, उन आरोपियों में से एक आरोपी ने, कि हम पर कोरे पन्नों पर सिग्नेचर करवाने की कोशिश की गई है। और वो कोशिश में हुए हैं या क्या है, ये भी सारी चीजें हैं, पर उन्होंने ये कहा कि कोरे पन्नों पर सिग्नेचर करवाने की कोशिश की है। अब पूरा विपक्ष भी अलर्ट मोड पर आ गया है। चारों तरफ ये खबरें फैल रही हैं क्योंकि सदन से रिलेटेड खबर थी। उसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर कुलदीप मलिक। बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से ये खबर 1 महीने पहले भी हमको चौंकाई, उससे ज्यादा अब इस खबर ने चौंका दिया है मलिक साहब कि दिल्ली पुलिस पर ही बड़े बड़े आरोप लगे हैं और साफ तौर पर यह सामने आया है कि दिल्ली पुलिस विपक्ष के नेताओं के नाम जबरन कबूलवाना चाहती है। इतनी बड़ी खबर को कैसे देखते हैं और इस प्रश्न के साथ कैसे शुरुआत करना चाहते हैं, बताइए। जी देखिए मैडम, बहुत ही बड़ी खबर और इस देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, और जिस तरीके से सिलसिलावार तरीके से आपने जो पूर्व में जो घटना हुई संसद के अंदर, जो संसद में चूक हुई, और संसद में चूक के अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट रहा, यहाँ तो भाई भाजपा के सांसद थे महसूस है, उनके सिग्नेचर पे ये उपद्रवी संसद के अंदर पहुंचे, और जिस तरीके से फिर इनको न्यायिक हिरासत में लिया गया, और अब जिस तरीके का खुलासा उन्होंने कल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, अगर मैं जज का नाम बताऊं, हरप्रीत कौर के सामने ये बात कही, और उन्होंने एक हल्फनामा कोर्ट के अंदर दिया कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित कर रही, उनके ऊपर जातिया कर रही, और जैसा आपने बताया उनको इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए जा रहे, और उसके पीछे केवल और केवल दिल्ली पुलिस उनसे ये कहलवाना चाह रही कि वो ये कबूले कि जो संसद के अंदर उपद्रव उन्होंने मचाया उसके पीछे विपक्षी सांसदों का हाथ है। यानी कि मामला बिल्कुल स्पष्ट कि कहीं ना कहीं विपक्ष को बदनाम करने की एक साजिश है, और विपक्ष को बदनाम करके फिर सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं 2024 के अंदर, अब चुनाव आने वाले, अब तो बिल्कुल जो है 2-3 महीने के अंदर जो है लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो विपक्ष को बदनाम करने की एक और बड़ी साजिश। लेकिन बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, शायद आज देश की जनता को मलिक साहब इसको हम एक आरोप के तौर पर भी तो देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया है दिल्ली पुलिस पर। अदालत ने हालांकि ये भी कहा है कि दिल्ली पुलिस इस बयान पर जल्द से जल्द जवाब दे। 17 फरवरी को अगली पेशी होने वाली है। जी मैडम, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अदालत ने दिल्ली पुलिस को समय दिया 17 फरवरी तक दिल्ली पुलिस को इन आरोपों का जवाब देना। लेकिन आप जरा गंभीरता से सोचिए कि इस तरीके के आरोप अगर दिल्ली पुलिस में लगा रहे, और वो कोर्ट के अंदर आरोप पत्र दाखिल कर रहे कि भाई हमें इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा, और कहीं ना कहीं विपक्ष के नाम लेने के लिए, तो अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोरे कागज के ऊपर, जैसा आपने बताया कि भाई कोरे कागज के ऊपर सिग्नेचर कराने के लिए
उनको प्रेशराइज करा जा रहा, उनको जो है यातनाएं दी जा रही। और कृपा करके मेरी बात को अन्यथा न ले, आजाद भारत के अंदर अपने आप में बहुत ही बड़ी घटना, लेकिन दुर्भाग्य आज हिंदुस्तान के अंदर ये खबर आप जैसे मीडिया कर्मी चला रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है, राष्ट्रीय जो न्यूज चैनल है, उनसे ये खबर बिल्कुल जो है नदारत है। देश के लोग, हिंदुस्तान के लोग, 143 करोड़ लोग इस बात को समझे कि आज सरकार, भाई पहले तो सरकार क्या कर दी थी, पहले सरकार के पास जो संस्थाएं थी, उन्हीं संस्थाएं के थ्रू लोगों को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही थी, उनको दबाया जा रहा था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के सर पे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है और केंद्र सरकार के सारा का सारा केंद्र सरकार की फजीहत इस मामले में हो रही। अब हो क्या रहा, अगर ये युवा, ये उपद्रवी इस बात को कबूल कर ले, आप देखो अभी तो उन्होंने आरोप लगाए, अगर वे आरोप ना लगाते, अगर वे दिल्ली पुलिस के आगे झुक जाते और वे इस बात को कबूल कर लेते कि भाई विपक्षियों ने हमसे ये काम कराया, क्यों भाई, फिर क्या होता, फिर कैसे ये सत्ता पक्ष वाले अपनी छाती पीट पीट के विपक्ष को बदनाम करते। तो कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तान की जनता को इस सारे घटनाक्रम को समझने की कोशिश, और दिल्ली पुलिस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक मॉडल है, जितने दूसरे राज्य हैं हिंदुस्तान के अंदर उन सभी राज्यों के लिए दिल्ली पुलिस मॉडल है। अगर दिल्ली पुलिस ऐसा काम करेगी तो दूसरे राज्यों की जो पुलिस है वो कैसे काम करेगी, ये भी अपने आप में सोचनी है। और खास तौर से देश के अंदर जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये उनसे निवेदन करता हूं कि भाई आप भी इस बात को समझे कि अगर ऐसे सत्ता चलेगी, अगर लोकतंत्र के अंदर सरकार इस तरीके से पुलिस के ऊपर दबाव डालेगी और आरोपियों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाएंगे, उनको यातनाएं दी जाएंगी। मुझे तो याद आ रहा, इस बात को अन्यथा देश की जनता ना ले, जब सरदार भगत सिंह को ऐसे ही एक मामले में, प्लीज इसको अन्यथा मत ले, यहाँ पे युवा है, अब मैं कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल इसकी कटु शब्दों में जो है भ्रष्ट ना कर रहा, लेकिन जो अंग्रेजों की पुलिस थी वो भी बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल अंग्रेजों की पुलिस थी, बहुत बड़ी चूक की जी, बिल्कुल। लेकिन हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि जब अंग्रेजों के अंडर में पुलिस थी, वो इसी तरीके की यातनाएं, जो क्रांतिकारी होते थे, जो देशभक्त होते थे, उनको इस तरीके की यातनाएं देती थी और उनसे उल्टे सीधे बयान कबूल कराती थी। आज आजाद हिंदुस्तान में भी इस तरीके का काम हो रहा। मैं फिर कह रहा, मैं जो उपद्रवी है, ये उपद्रवी है, कानून के दायरे के अंदर इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से आपको यातनाएं देंगे और आप झूठे जो है उनसे कबूलनामा कराने की कोशिश करेंगे, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है और सरकार को शर्मसार कर देने वाली ये घटना। देखिए कुलदीप जी, एक चीज कहते हैं कि आरोपी कितना भी बड़ा हो, उसको अधिकार है अपनी बातें प्रस्तुत करने का। जो उस पर आरोप लगे हैं उन सभी चीजों को अगर उन्हें लगता है कि उन पर गलत आरोप लगे हैं तो उन सभी चीजों को पेश करने का या अपनी गवाही देने का, बिल्कुल। पर इस बीच में एक बहुत बड़ी चीज ये है कि देश के सबसे खास क्षेत्र में ये सारी चीजें हो रही है, देश की राजधानी है और देश की राजधानी की पुलिस प्रशासन पर सवाल उठे हैं। एक बात और इस बीच में आ जाती है कि क्या विपक्ष जिस तरीके से पहले भी काफी आरोप लगाता रहा है, उन्होंने जिस समय ये मामला हुआ सदन के अंदर हुआ तो उन्होंने ये कहा कि देखिए ये नौजवान बेरोजगारी को लेकर के बोल रहे हैं, उनकी बातों को सुना जाए, वो क्या कह रहे हैं, या फिर उस बीच में वो क्या कह करके गए कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, या फिर उन्होंने जय भीम के नारे भी लगाए। वो सारी वीडियोस हमने देखी है उस समय की। तो इन सारे अगर फोटोज को या फुटेजेस को जोड़ करके देखा जाए तो क्या लग रहा है कि इस मामले में क्या हो सकता है और क्या है, और उन आरोपियों को हम कहां इस कड़ी में जोड़ सकते हैं? जी 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 मैडम, बिल्कुल आपने सही कहा। दिल्ली पुलिस देश की राजधानी है, देश की राजधानी हमारी दिल्ली है, और ये जो घटनाक्रम हो रहा इसमें केवल देश के जो लोग हैं उनकी नजर नहीं, मैं तो कह रहा इंटरनेशनल जो मीडिया है उसकी भी इस घटनाक्रम पे नजर है। अगर आपका मतलब यहाँ पे सरकार इस तरीके की जो है घटनाक्रम को अंजाम देगी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकार की और देश की कितनी बदनामी होगी, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। रही बात कि भाई विपक्ष ने उस समय भी उन बच्चों के
पक्ष में मैं नहीं कहता, लेकिन विपक्ष ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है बेरोजगारी से जोड़ा था। आज कहीं ना कहीं हमें इस बात को भी समझना चाहिए। और मैडम, एक शिक्षक होने के नाते मैं तो अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूं कि आज हिंदुस्तान जो है वो सबसे युवाओं का देश है। अगर मैं आंकड़े की बात करूं, 13 साल से लेकर 28-29 साल के जितने यहाँ पे युवा है, उनकी संख्या लगभग 40 करोड़ है। और आज देश में किस तरीके की बेरोजगारी है, और ये बेरोजगारी में हमारी खराब शिक्षा व्यवस्था का किस तरीके का हाल है, इस पर भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। मेरे हाथ में अभी ये एक रिपोर्ट है, एक क्या ये दो रिपोर्ट है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बेरोजगारी जी आपके चैनल के माध्यम से मैं बेरोजगारी के संबंध में ये 2 रिपोर्ट आज हिंदुस्तान की जनता के सामने पेश करना चाह रहा। आज एक रिपोर्ट ये कहती है, रिपोर्ट का नाम है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट ये कहती है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जितने ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी कि वे युवा जो आज रोजगार के लिए मैदान में है, उनमें से 50% युवा आज जॉब के लायक नहीं है। यानी कि हम इन युवाओं को देश के अंदर शिक्षित तो बना रहे हैं, लेकिन हम उनके अंदर उस तरीके की स्किल नहीं डाल दे रहे। अगर इस रिपोर्ट को मैं सिलसिलेवार थोड़ा आपको बताऊं तो ये रिपोर्ट कह रही है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जितने बच्चे एमबीए कर रहे हैं, यानी कि मास्टर डिग्री कर रहे हैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसमें से 40% युवा जॉब के लायक नहीं। जितने बच्चे टेक्नोलॉजी में जो है डिग्री कर रहे हैं, यानी कि बीटेक कर रहे हैं, मैं खुद तकनीकी क्षेत्र से आता हूं, तकनीकी क्षेत्र का शिक्षक हूं, उनमें से 43% बच्चे आज जॉब के लायक नहीं। जितने बच्चे बीकॉम कर रहे हैं, कॉमर्स के अंदर जो बैचलर डिग्री ले रहे हैं, उनमें भी करीब जो है 40% युवा जॉब के लायक नहीं। बीएससी करने वाले 63% युवा जॉब के लायक नहीं। बी फार्मा करने वाले 43% युवा जॉब के लायक नहीं। आईटीआई करने वाले 67% युवा जॉब के लायक नहीं। और पॉलिटेक्निक यानी कि इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा लेने वाले युवा 72% ऐसे है जो जॉब के लायक नहीं। क्यों भाई, कैसी शिक्षा व्यवस्था युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर आप इस देश के अंदर ऐसी शिक्षा व्यवस्था को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जो एक रोजगार देने की शिक्षा का काम करे, यानी कि जो इस तरीके के युवाओं का डेवलपमेंट करे, उनको रोजगार मिले। अगर युवा इतनी महंगी शिक्षा लेने के बावजूद भी, मैडम मैं आपको बताऊं, आज देश के अंदर जो काम सरकार का है, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, सुरक्षा देना, अब सरकार इन कामों से तो पीछे हट ली। शिक्षा देना, देश के युवाओं को शिक्षित करना, उनको रोजगार देना, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इन युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर हिंदुस्तान के जितने भी नेता है, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को ये बात कहता हूं, ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, ये छोटे बड़े सभी दलों के लिए बात है कि अगर आप युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में ये युवा आपके गले की हड्डी बनेंगे। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा संसद के अंदर जो हुआ, मैं फिर इस बात को कह रहा, उन्होंने गलत किया, उनको कानून के दायरे में सख्त से सख्त कार्यवाही ऐसी मिलनी चाहिए कि आगे से हिंदुस्तान का कोई भी युवा इस तरीके की हरकत करने से पहले 10 बार सोचे या इस तरीके की हरकत न कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं आज देश के युवाओं के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। क्यों भाई, अगर आप युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, ये युवा क्या करेंगे? आप तो सत्ता में रह के मलाई लेंगे, मलाई मारेंगे, आप तो सत्ता का सुख भोगेंगे, और ये युवा बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। कैसे काम चलेगा? मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से मलिक जी बहुत सराहनीय है कि आप इन तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो। आप तमाम पार्टियों को ये आईना दिखा रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर राजनीति वाकई पहले से चलती आ रही है, और इन्हीं मूलभूत सुविधाओं पर राजनीति होनी भी चाहिए जो वाकई जनता की या फिर पब्लिक की या देशवासियों की नीड है। बहुत ज्यादा एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया कि अगर इन युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो ये आने वाले समय में और भविष्य में ये एक गले की हड्डी बन जाएंगे। अभी आपको पता है 2024 का चुनाव काफी करीब है। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? इस चुनाव में कैसी रणनीति तमाम पार्टियों की होनी चाहिए जनता को लेकर के? जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट पर लगातार आवाजें उठ रही है, प्रोटेस्ट होते हुए दिखाई देते हैं जगह जगह। ये इससे पहले हमने
हमने देखा कि अग्निवीर को लेकर के कितने युवा थे जो उसकी तैयारी कर रहे थे। उस बीच में हमने ये देखा रेलवे की भर्ती को लेकर के भी हमने देखा, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमने सैकड़ों प्रदर्शन जंतर मंतर पर भी देखे हैं। 2024 में बेरोजगारी जैसे मुद्दे, शिक्षा जैसे मुद्दों की कितनी अहमियत रह गई है और नेताओं को, तमाम पार्टियों के नेताओं को क्या आईना दिखाना चाहते हैं वीडियो के जरिए, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि मुद्दे की बात हो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरीके से मीडिया के अंदर ये सारी बातें उछाल रहे, और मैडम शायद आपको भी पता और हिंदुस्तान के लोगों को पता कि डॉक्टर कुलदीप मलिक एक ऐसा इंसान है जिसके जीवन का केवल और केवल एक ही सपना है कि राजनीति के अंदर असली मुद्दों की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, खराब होते हुए पर्यावरण की बात हो, बढ़ती जनसंख्या की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों की बात हो। लेकिन हो क्या रहा, देश की राजनीति में इन असली मुद्दों की तो बात नहीं। देश की राजनीति में जो नकली मुद्दे जिनको मैं बोलता हूं, वे मुद्दे हैं जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर के, मस्जिद के। ये मुद्दे ये हर राजनीतिक दल उठाते रहते हैं, क्योंकि इन नेताओं को पता कि इस हिंदुस्तान की जनता को आप बहुत अच्छे से जो है बहला फुसला सकते हैं इन नकली मुद्दों को राजनीति के अंदर लाके। आप मुझे बताओ, अभी 2024 का जो है नेताओं को लेकर के ही कहेंगे या जनता के लिए भी यही प्रभावी मुद्दे हैं? बाद में वो जब समय आता है तो रोजगार के लिए भी रोते हैं और फिर उससे पहले उनके लिए ये तमाम मुद्दे बड़े भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। ये नेता इस देश के सुधरने वाले नहीं। मैं बताऊं, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजादी के बाद में नेता कहीं ना कहीं हमें जाति धर्म संप्रदाय के मुद्दे राजनीति में लाके इनके अंदर उलझा रहे। कहीं ना कहीं अब जनता को जागरूक होने की जरूरत है। जनता अच्छे प्रतिनिधि सुने। आप देखो, चूंकि यहाँ पे युवाओं की बात हो रही, इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आपने भी देखा होगा ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ युवा, देश के रेसलर, हमारी आन बान शान, किस तरीके से जो है जंतर मंतर पे बैठे रहे हुए युवा। लेकिन दुर्भाग्य है, आपके चैनल के माध्यम से आज मैं हिंदुस्तान की जनता को सचेत करना चाहता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को फिर 2024 में वहीं से ही टिकट मिलेगा और आप जनता होगी जो ब्रजभूषण शरण सिंह को फिर से जो है संसद के अंदर भेजे। क्यों भाई, जनता को यह बात समझ नहीं आती। जब राजनीति में अपराधीकरण को हमें खत्म करना, ये नेता भी इस बात को कह रहे हैं और फिर यही नेता राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों को जो है उतार रहे, तो आप इनको चुनकर क्यों भेजते हो? और कहीं ना कहीं मैं तो इस बात को भी कहता हूं कि देश के अंदर युवाओं को भी राजनीति में आना पड़ेगा। इस देश के अंदर आप नेताओं की चाल समझो, आप दूसरे कंट्री की बात करो। कुछ कंट्री ऐसे है जहां पे 60 साल के अंदर नेता राजनीति से रिटायरमेंट ले ले। क्यों भाई, जब सरकार 60 साल के बाद रिटायर कर दे तो ये नेता रिटायर क्यों नहीं होते? ये क्यों को 8-10 बार जो है सांसद और विधायक बनते हैं? क्यों ये 8-10 बार जो है पेंशन को भोगते हैं? ये युवाओं को क्यों नहीं लेकर आते? अगर राजनीति के अंदर युवा आएगा तो फिर राजनीति के अंदर युवाओं के मुद्दे उछलेंगे, युवा देश की प्रगति में अपनी सहभागिता निभाएगा और तभी ये देश विश्व गुरु बन पाएगा। मैडम, आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को मैं ये बता दूं कि ये देश आदरणीय प्रधानमंत्री के कहने से विश्व गुरु बनने वाला नहीं है। इस देश को अगर कोई विश्व गुरु बना सकता है तो वो केवल और केवल इस देश के युवा ही बना सकते हैं। तो मैं जितनी भी सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप युवाओं के बारे में सोचें। आप युवाओं के बारे में बात तो बड़ी बड़ी करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी छाती खोल खोल के इस बात को कहते हैं कि मेरा देश युवाओं का देश है। भाई, आप युवाओं के लिए कर क्या रहे? आप युवाओं को शिक्षा नहीं दे पाते, आप युवाओं को रोजगार नहीं दे पाते, आप युवाओं को अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाते, आप युवाओं को अच्छी सभ्यता और संस्कृति नहीं दे पाते। आप युवाओं के लिए कर क्या रहे? ये कहीं ना कहीं देश के युवाओं को सोचना पड़ेगा और भविष्य में इस तरीके का उपद्रव है जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है वहां न हो सके। उन युवाओं को भी कठोर से कठोर सजा देनी पड़ेगी। और जिस तरीके की जाति आज जो है पुलिस के संरक्षण में उन युवाओं के ऊपर हो रही, कहीं ना कहीं देश के युवाओं को भी इसके खिलाफ जो है बोलना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जिस तरीके से इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है, एक शब्द कहने का मेरा भी काफी मन है कि एक क्रांतिकारी व्यक्ति वो नहीं होता कि लेकर के झंडा और निकल जाए। एक क्रांतिकारी व्यक्ति वो भी होता है जो इन तमाम मुद्दों पर बैठ करके बातचीत करे, उस दुनिया से अलग बातचीत करे जो वाकई आने वाले समय में काफी घातक होने वाली है। और वाकई ये बहुत बड़ी समस्या भी है, बेरोजगारी का मुद्दा
हो या शिक्षा का मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से आप प्रयासरत हैं पूरे लगातार पर्यावरण को लेकर के तमाम मुद्दों पर आप बहुत ज्यादा अपनी आवाज को बुलंद करते हुए हर प्लेटफॉर्म पर दिखते हैं। बहुत धन्यवाद कुलदीप मलिक जी। ऐसे ही लगातार और भी मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे और जिस तरीके की उन्होंने युवाओं के लिए आवाज उठाई है, एक प्रोफेसर होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, एक शिक्षक नेता होने के नाते, ये नाम उन्होंने बहुत काफी सबसे अलग हटके दिया है कि शिक्षक नेता। वाकई एक नेता शिक्षक नेता भी होना चाहिए ताकि युवाओं के लिए कोई तो बोल सके, ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत कर सके। सर बहुत धन्यवाद। ऐसे ही फिर से अगली बार फिर मुलाकात होगी अलग मुद्दे के साथ। नमस्कार।